यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज सुपर 30 क्वेश्चन में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें हम आज इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA का एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मास्टर क्वेश्चन है। एंड दिस क्वेश्चन इज, यू कैन से दैट द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 91 रिबेट, बिकॉज अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, आपका 91 है वो कंप्लीट है। तो चलिए, द एसएससी इज अ पॉपुलर टॉलीवुड स्टार मिस्टर रोहन बाबू। रोहन बाबू करके एक टॉलीवुड स्टार है, बड़े फेमस है। रोहन बाबू नहीं, एक संपूर्णेश बाबू करके आंध्रा के एक स्टार है, बहुत बढ़िया स्टार है। आप सुन देखेंगे, उनकी जो मूवी है बड़ी फनी रहती है। आप देखेंगे रोहन बाबू, उनसे नाम ऐसे सिमिलर है, संपूर्णेश बाबू आई थिंक, या he has a business interest in the few other nation as well. He is a resident in India for the assessment year 22-23. So he is a resident and ordinary resident in India. This Rohan Babu. इनकम अर्न इन इंडिया बाय रोहन बाबू ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 को, इस साल में उनकी इनकम इंडिया से कितनी हुई? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कंप्यूट कर रखा है, मींस 30% स्टैंड डिडक्शन ले रखा है, 4.3 करोड़ रुपीस। बिजनेस इनकम फ्रॉम द बीइंग द ओनर ऑफ द क्रिकेट टीम हैदराबाद सुपर प्लेयर 12.4 करोड़ है। एंड एक्टिंग इन द मूवी से उनका जो इनकम होता है वो 9.415 करोड़ है, वो इनका इंडियन इनकम है। तो कुल मिला के इनका इंडिया का इनकम ये वाला है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 4.3 करोड़, बिजनेस का इनकम ये वाला, और ये भी बिजनेस का इनकम है जो कि एक्टिंग इन द मूवी है। रोहन बाबू हैज डिपॉजिटेड 1.5 लाख इन द पीपीएफ एंड द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज 1 लाख। सो टोटल उन्होंने 2.5 लाख का डिडक्शन एटीसी में ले सकते हैं, लेकिन एटीसी का मैक्सिमम लिमिट कितना होता है? 1,50,000। तो यहां पे 1.5 लाख एंड 1 लाख, टोटल इज 2.5 लाख, बट मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख इज एलिजिबल. Now next part, the detail of the income earned by Mr. Rohan Babu from the two countries outside India, that is X and Y, with which India does not have a DTAA during the previous year 21-22 is as under. Now types of income from country X and country Y. Loss from house property जो है वो कंप्यूट कर रखा है, लॉस है, ये आपका कंट्री एक्स से लॉस है 1.3 करोड़ का। बिजनेस इनकम जो है वो ओन बिजनेस है 7.2 करोड़ फ्रॉम कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई से 2.9 करोड़। शेयर इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म नॉट एविडेंस बाय द इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। फॉरेन का कोई पार्टनरशिप फर्म है और फॉरेन की पार्टनरशिप फर्म में इनका क्या है? शेयर है। तो एक बात समझिए, नॉर्मल जो इंडियन पार्टनरशिप फर्म होती है वो इंडिया में टैक्स भरती है, तो उससे जो शेयर इन प्रॉफिट है वो एग्जेम्प्ट होता है। बट यहाँ पे फॉरेन की पार्टनरशिप फर्म है, तो फॉरेन की पार्टनरशिप से फर्म से जो भी शेयर इन प्रॉफिट आएगा दैट इज टैक्सेबल। सो 4.28 करोड़ विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। एग्रीकल्चर इनकम है वो कंट्री वाई से। एक चीज ध्यान रखना, एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडियन एग्रीकल्चर लैंड से होती है तो वो एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे फॉरेन की एग्रीकल्चर लैंड से कोई भी एग्रीकल्चर इनकम होगी दैट इज टैक्सेबल। सो 1.2 करोड़ इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. Country X share income is not exempt. Now in country X, as per the country X law, share income is not exempt and loss from house property is not eligible for being set off against any other income. So ये country X का law ये बोलता है कि भैया शेयर की इनकम है वो एलिजिबल नहीं है, मींस इट इज नॉट एग्जेम्प्ट, एंड हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं होता है। ये कंट्री एक्स का लॉ बोलता है, इंडियन लॉ नहीं बोलता। अब कंट्री वाई एग्रीकल्चर इनकम है चार्जेबल टू टैक्स, तो कंट्री वाई में एग्रीकल्चर इनकम जो है उस पर टैक्स लगता है। अब एक चीज समझना, इन द कंट्री एक्स मिस्टर मोहन बाबू हैज पेड इनकम टैक्स ऑफ 2.16 करोड़ एंड इन कंट्री वाई इट इज 80 लाख ऑन द टोटल इनकम अर्न ऑन दोज कंट्रीज. कंप्यूट मिस्टर रोहन बाबू इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट ऑफ द सेक्शन 115 बीएसी. तो एक बात समझना, जब भी आपको DTAA का क्वेश्चन आता है और किसी कंट्री के साथ में अपना डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, तो एक रिबेट मिलता है 91 का। ये रिबेट कैसे कैलकुलेट किया करेंगे, क्या करेंगे, वो अपन लास्ट में सीखेंगे। बट सबसे पहले तो आपको क्या करना, बंदा रेजिडेंट है तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगेगा, तो इंडिया में आप ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगा दीजिए एज पर द इंडियन टैक्स लॉ। इंडियन टैक्स लॉ के हिसाब से आपकी जो पूरी ग्लोबल इनकम है, मींस पूरे वर्ल्ड की इनकम है, उसको कंसीडर करिए और इंडिया में टैक्स लगा दीजिए। तो यहां पे आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो है वो इंडिया की इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की 4.3 करोड़, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का कंट्री एक्स का कोई लॉस है 1.3 करोड़। तो मुझे बताइए ये सेटअप होगा या नहीं होगा? अब उस कंट्री का लॉ बोलता है सेटअप नहीं होगा, बट मुझे उस कंट्री के लॉ से क्या मतलब यार? आई एम नॉट केयर अबाउट द व्हाट लॉ ऑफ कंट्री एक्स सेज, वी हैव टू फॉलो द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, एंड इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हाउस प्रॉपर्टी के गेन से सेट ऑफ होते हैं 2 लाख। नो, इट्स नॉट। हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस किसी दूसरे हेड से मैक्सिमम 2 लाख सेट ऑफ होते हैं, बट हाउस प्रॉपर्टी हेड से कितना भी सेट ऑफ हो सकता है। तो ये 1.3 करोड़ का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इंडिया में, तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगेगा, तो पूरे वर्ल्ड का जो भी लॉस वगैरह है वो आप कंसीडर करेंगे। तो 4.3 करोड़
के सामने 1.3 करोड़ है, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इनकम कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, फिर नेट टैक्सेबल इनकम और फिर टैक्स लायबिलिटी। तो यहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो 4.3 करोड़ है, वो इंडिया की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। कंट्री एक्स की हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो सेट ऑफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 करोड़ है वो हाउस प्रॉपर्टी का नेट इनकम आया। अब एक चीज समझना, यहां पे बिजनेस की इनकम की बात करेंगे तो इंडिया में एक तो उसके पास हैदराबाद वाली जो क्रिकेट टीम है उसका ओनर है, उससे 12.4 करोड़ का इनकम हुआ, एंड उसका एक्टिंग इन द मूवी है 9.415 करोड़ है, वो उसका इनकम है। टोटल इनकम यहां पे ये आ गया। अब एक बात समझना, फॉरेन कंट्री में जो उसका बिजनेस है उससे जो इनकम हो रहा है, एक तो तुम्हारा 7.2 करोड़ हो रहा है, 4.8 करोड़ हो रहा है एंड 2.9 करोड़ हो रहा है। ऑब्वियसली सब इंडिया में टैक्सेबल होगा, तो यहां पे 7.2, 4.8 एंड 2.9 है, ये सब लेंगे तो देखो 7.2 ले लिया, 4.8 लिया एंड 2.9 ले लिया, यहां पे टोटल बिजनेस की इनकम आ गई। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम नॉर्मली अदर सोर्सेज में आती है, तो कंट्री वाई का एग्रीकल्चर इनकम है, इंडिया में टैक्सेबल होगा, तो यहां पे आप वाई का एग्रीकल्चर इनकम भी आप टोटल ले लेंगे। ये आ गया ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें से डिडक्शन एटीसी का मैक्सिमम 1,50,000 तक लेंगे, ये नेट टैक्सेबल इनकम आ गया। आप इंडियन लॉ के हिसाब से इस पे पहले टैक्स निकाल दीजिए। आपका सबसे पहला काम होगा इस पे टैक्स निकाल दीजिए। आप टैक्स कैसे निकालेंगे, तो 40 करोड़ 90 लाख जो है उस पे आप स्लैब रेट से टैक्स लगा दीजिए। 2,50,000 तो कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, 2,50,000 से 5 लाख तक की इनकम पे आपका 5%, 5 to 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर वाला जितना भी इनकम है उस पे आपका 30%। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, 40 करोड़ 80 लाख जो है दैट इज द 10 लाख से ऊपर वाला, उस पे सीधा 30% ले लिया, और 10 लाख तक की इनकम पे स्लैब रेट से 1,12,500 आएगा। तो ये आपका इंडिया में कितना आ गया, टैक्स आ गया। ठीक है, अब एक चीज समझना, सरचार्ज लगेगा यानी आंसर इज यस, बिकॉज इंडिया में क्या हो रहा है ना, यहां पे आपकी टोटल इनकम है वो 5 करोड़ से ज्यादा है, तो सरचार्ज 37% की रेट से लगेगा। 37% की रेट से आप सरचार्ज को ऐड कर दीजिए, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए, तो ये आपका इंडियन टैक्स आ गया। अब इसमें से एक रिबेट मिलेगी, क्योंकि यहां पे डबल टैक्सेशन हो रहा है, फॉरेन कंट्री में भी टैक्स लग रहा है, इंडिया में भी टैक्स लग रहा है, तो डबल टैक्सेशन हो रहा है। तो ये जो टैक्स आया ना, इस पे रिबेट मिलेगी। यहां पे सबसे ज्यादा बच्चे जो एग्जाम में गलती करते हैं, डोंट मेक दिस मिस्टेक, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रिबेट जो है ना वो सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन से सेस से पहले ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले आपको सरचार्ज ऐड करना है, फिर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है, बाद में आपको रिबेट लेनी है। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों की जब वो कॉपी देखता हूं करके, जब एग्जाम के बाद में अगर मान लो बच्चे कॉपी मंगवाते हैं, वो जब मैं देखता हूं तो मैंने रियलाइज किया बहुत सारे बच्चे हैं ये गलती कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, ये गलती आपको नहीं करनी है। पहले आप क्या करेंगे, जो भी टैक्स आएगा इस टैक्स में आप सरचार्ज को ऐड करेंगे, अगर लगता है तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड करेंगे, अब बाद में आपको रिबेट लेना है। रिबेट किस पे मिलेगा, डबली टैक्स इनकम पे मिलेगा। और रिबेट कौन सी रेट से मिलता है पता, इंडिया का एवरेज टैक्स रेट कितना है और फॉरेन का टैक्स रेट कितना है, विच एवर इज लोअर जो टैक्स रेट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डबली टैक्स इनकम से। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले इंडिया का टैक्स रेट कितना है, तो इंडिया का टैक्स रेट आप कैसे निकालेंगे, कि देखिए इंडिया में टैक्स कितना लग रहा है, 17 करोड़ 45 लाख 55,800 टैक्स लग रहा है, 810 का टैक्स लग रहा है ऑन द 40 करोड़ 90 लाख की इनकम पे, ऑन द 40 करोड़ 90 लाख की इनकम पे। तो आप बताइए इंडिया का टैक्स रेट कितना आया, तो मैं बताऊं आपको, इंडिया में टैक्स लग रहा है 17,45,810 डिवाइड बाय 40 करोड़ 90 लाख, तो यहां पे इंडिया का जो टैक्स आया दैट कम्स टू द 42.67% आया। इंडिया का जो टैक्स रेट आ रहा है वो आपका 42.67862% मींस आपका 42.68% आया। अब एक बात समझना, आपको फॉरेन कंट्री का टैक्स रेट निकालना पड़ेगा, लेकिन एक चीज समझना, फॉरेन कंट्री का टैक्स रेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, ध्यान रखना। क्या फॉरेन कंट्री में कितना टैक्स लग रहा है डिवाइड बाय फॉरेन कंट्री में कितना इनकम था, एज पर द फॉरेन टैक्स लॉ, एज पर द फॉरेन टैक्स लॉ। यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है, व्हाट इज द टैक्स इन फॉरेन कंट्री डिवाइड बाय व्हाट इज द टोटल इनकम इन फॉरेन कंट्री एज पर द फॉरेन टैक्स लॉ, एज पर द फॉरेन टैक्स लॉ। ऐसे आपको यहां पे टैक्स रेट निकालना है। तो चलिए अपन फॉरेन कंट्री का अगर टैक्स निकालूं मैं, तो देखिए यहां पे जो डिटेल दे रखी है इस डिटेल के हिसाब से आप मुझे बताइए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। तो देखो सबसे पहली चीज ये है कि कंट्री एक्स की बात करता हूं, तो कंट्री एक्स में आपने इनकम टैक्स कितना पे किया, 2.16 करोड़ पे किया, और वहां पे आपकी इनकम कितनी है उस कंट्री के लॉ के हिसाब से, और उस कंट्री के लॉ के हिसाब से क्या बोला हुआ है, शेयर इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट एंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग द सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम। सो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। और यहां पे बेटा आपको क्या बोला हुआ है कि जो शेयर इनकम है वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है, तो ये दोनों को टैक्सेबल करिए तो कितना होता है 7.2 प्लस 4.8, सो इट्स कम्स टू द 12 करोड़। तो आप एक काम करिए, 2.16 करोड़ को 12 करोड़ से डिवाइड कर दीजिए, सो 2.16 करोड़ डिवाइड बाय 12 करोड़ इट्स कम्स टू द 18%। तो मैं आपको बोलूं कंट्री एक्स का एवरेज टैक्स रेट है वो 18% है, कंट्री एक्स का एवरेज टैक्स रेट है वो 18% है। वाई का क्या है, तो एक बात बताओ, वाई के लिए क्या बोला हुआ है, कंट्री वाई एग्रीकल्चर इनकम है चार्जेबल टू टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम पे भी उधर टैक्स लगता है। एक बात बताइए वहां पे टोटल टैक्स कितना लग रहा है, टोटल इनकम कितनी है,
2.9 एंड 1.2। अब एक चीज समझना, वहां टैक्स कितना भरा है, 80 लाख का भरा है, तो आप एक काम करिए 80 लाख को डिवाइड कर दीजिए, 80 लाख है उसको आप डिवाइड करेंगे 2.9 डिवाइड बाय 1.2, इट्स कम्स टू द योर 2.9 प्लस 1.2, 1.2, तो इट्स कम्स टू द 4 करोड़ एंड 10। तो आप डिवाइड करिए, तो आप एक काम करिए 80 लाख डिवाइड बाय 410 मल्टीप्लाई बाय 100, इट्स कम्स टू द 19.51% है, इतना आपका वाई कंट्री का टैक्स रेट है। तो यहां पे देखिए लास्ट में टैक्स रेट निकाली हुई है, तो एक्स कंट्री का कितना है 18%, वाई कंट्री का कितना है 19.512% है वो वाई कंट्री का। अब एक बात समझना, आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स कंट्री से जो इनकम है जिस पे इंडिया में डबल टैक्सेशन लग रहा है, जिस पे इंडिया में टैक्स लग रहा है, वो इनकम लीजिए और इन दोनों में से जो लोअर वाली टैक्स रेट है उसको ले लीजिए। तो लोअर वाली टैक्स रेट 18% है। अब एक बात समझना, वाई कंट्री से इनकम लीजिए और वो कितनी इंडिया में टैक्सेबल हो रही है, तो उस पे ये वाला और ये वाले का लोअर कौन सा आएगा, 19.512 आएगा, तो 19.512% लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं कंट्री एक्स की बात करूं, तो एक्स की कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही है, तो एक्स की मैं इनकम की अगर इंडिया में बात करूं, तो एक्स की आपकी ये जितनी भी इनकम है, 7.2 करोड़ एंड प्लस 4.8 करोड़ ये टैक्सेबल हो रहा है, 1.3 करोड़ का लॉस सेट ऑफ भी तो हो रहा है, तो वो आपको लेस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 7.2 प्लस 4.8 माइनस क्या करूंगा 1.3, सो इट्स कम्स टू द 10.7। तो आप एक काम करेंगे, रिबेट लेते टाइम आप कैसे लेंगे कि 10 करोड़ 70 लाख जो इंडिया में टैक्सेबल हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 18% लोअर वाला रेट, तो ये आपका रिबेट हो जाएगा इंडिया में, ये आपका रिबेट हो जाएगा 1 करोड़ 92,60,000। अब एक बात समझना, जो कंट्री वाई है, कंट्री वाई की ये जो दोनों इनकम है दोनों इंडिया में टैक्सेबल हो रही है, तो 4.10 आ गया, तो 4.10 पे आप 19 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है वो आपसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका रिबेट आ जाएगा करके, ठीक है, ये आपका रिबेट आ जाएगा। अब एक बात समझिए बेटा, ये जो रिबेट आया 2 करोड़ 72,60,000, ये आपका जो रुपी टैक्स आता है उसमें से लेस कर दीजिए, रिमेनिंग टैक्स है वो आपको इंडिया में पे करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग टैक्स है वो आपको इंडिया में पे करना पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द डीटीडब्ल्यू टॉपिक, एंड दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि बहुत बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना उसमें डायरेक्टली फॉरेन का टैक्स रेट दे रखा है, ये एक पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको टैक्स रेट फॉरेन का निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 वाला जो क्वेश्चन है वो तो आपका फिर दूसरे टॉपिक से है, अपन इंटरनेशनल टैक्सेशन आज कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले अब अपन चलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग वाले पार्ट पे, और ट्रांसफर प्राइसिंग से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे, और ये वाला क्वेश्चन आपके ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक से और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कप मेथड है और इसमें एनजे वाला कंसेप्ट है, नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया वाला। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, इति लिमिटेड इज द असेसी हु सोल्ड गुड्स ऑन 12 जनवरी 2022 टू द एलपी लिमिटेड अ नोटिफाइड located in the notified jurisdictional area, that is the NJ, that is the LP limited। अब एक बात समझिए, यहां पे अपना इति लिमिटेड जो है वो इति लिमिटेड एक इंडिया का कंपनी है, ये एक इंडियन कंपनी है। अब एक बात समझना, इन्होंने क्या किया, कोई गुड्स सोल्ड किया है किसको, कोई गुड्स सोल्ड किया है आपके एलपी लिमिटेड को, और एलपी लिमिटेड जो है ना वो एनजेए में लोकेटेड है, नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया। आपको मैंने पढ़ाते टाइम बोला था कि पहले एक कंट्री थी जिसको एनजे डिक्लेयर किया था, नेम वो साइप्रस, और साइप्रस को फिर एनजे डिक्लेयर नहीं, वो हटा दिया। आज की डेट में एनजे कोई भी नहीं है, बट एग्जामिनर के लिए एनजे हो सकता है, एग्जामिनर जो है वो एनजे वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब एक चीज समझना, इन्होंने उसको कितने में गुड सेल किया है, सेलिंग प्राइस है वो 9.5 करोड़ है, तो यहां पे आपका सेलिंग प्राइस है वो 9.5 करोड़ है, 9.5 करोड़ में गुड सेल किया है। ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर इति लिमिटेड चार्ज द 10.5 crore to from the TPINC of country X and 11 crore from the MNINC of a country Y for the sale of identical goods, and both of which are neither associate enterprise of इति लिमिटेड nor they have situated in the NJ। तो इन्होंने क्या किया, इति लिमिटेड जो है, एक चीज समझना, एक तो उन्होंने एलपी लिमिटेड को गुड सेल किया है, उसका सेलिंग प्राइस 9.5 करोड़ है। अब एक बात समझना, सिमिलर गुड्स उन्होंने दो कंट्री को और बेचा है, सिमिलर गुड्स है वो दो कंपनीज को और बेचा है, एक तो तुम्हारा जो कंपनी है दैट इज द TPINC और एक MNINC, वन इज द TPINC और वन इज द MNINC। सो ये दो कंपनियां और है जिनको गुड्स बेचा, और कितने में बेचा इन्होंने TPINC को बेचा है 10.5 करोड़ में, मींस 10.5 करोड़ में, और यहां पे बेटा एक और 11 करोड़ में, इसको उन्होंने बेचा है, सेलिंग प्राइस 11 करोड़। तो दो कंपनीज को और उन्होंने बेचा है, जो कि फॉरेन कंपनी है, दूसरी कंट्री में लोकेटेड है, ये तुम्हारा कंट्री एक्स में लोकेटेड है, ये कंट्री वाई में लोकेटेड है। अब एक चीज समझना, पहली चीज तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अगर कोई भी इंडिया का पर्सन है और किसी भी एनजे में लोकेटेड पर्सन के साथ में ट्रांजैक्शन करता है, तो आपको पता रहेगा ये डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाता है, ये डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाता है, और ये डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाते हैं। ये एलपी
एलपी लिमिटेड और ईटी लिमिटेड ये डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे और ये डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा और ये जो प्राइस है ये तुम्हारी टेंटेड प्राइस मानी जाएगी और यहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा, आपको आर्म लेंथ प्राइस है वो निकालनी पड़ेगी। तो एक बात बताऊं, मैं इस एग्जांपल में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो 9.5 करोड़ वाला ट्रांजैक्शन है इसको मैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोलूंगा, और बेटा ये जो दो ट्रांजैक्शन है टीपी आईएनसी के साथ और एमएन आईएनसी के साथ में, ये तुम्हारे जो ट्रांजैक्शन है कंपेरेबल ट्रांजैक्शन है, ये आउटसाइडर के साथ में ट्रांजैक्शन है, कंपेरेबल ट्रांजैक्शन है और यहां पे हम आर्म लेंथ प्राइस वगैरह कैलकुलेट करेंगे। आगे क्या दे रखा है देखिए, while sales to the TPINC and MNINC were on the CIF basis, the sale to LP Limited was on the FOB basis। अब एक बात समझना, इन दो कंपनीज को जब वो सेल करते हैं ना तो इनको तो वो CIF पे सेल करते हैं, CIF, और इनको जो सेल करते हैं वो FOB पे करते हैं। अब एक बात समझना, FOB और CIF में फर्क क्या होता है? जब भी आप किसी को FOB पे सेल करते हैं तो इंश्योरेंस फ्रेट का खर्चा आगे वाला देता है, मींस दैट पर्सन परचेजर विल बेयर द कॉस्ट ऑफ द इंश्योरेंस एंड फ्रेट। लेकिन अगर मान लो किसी को आप सीआईएफ पे सेल करते हैं, मींस आप जो है वो सीआईएफ पे सेल करेंगे तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। तो यहां पे एक चीज समझिए, यहां पे ये लोग क्या करते हैं, अपनी पॉकेट से दे रहे हैं। यहां पे जो है इस वाले एग्जांपल में ये जो कंपनी है वो अपनी पॉकेट से दे रही है इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा, एंड ये वाले केस में क्या हो रहा है, आगे वाला जो है वो इंश्योरेंस फ्रेट का खर्चा दे रहा है, इसके लिए हो सकता है यहां पे कम चार्ज किया है। आगे क्या दे रखा है, while sales to TPINC and MNINC were on the CIF basis, the sales to LP Limited was on the FOB basis, which paid the ocean freight and insurance amounting to rupees 20 लाख। यहाँ पे इन्होंने जो है वो आगे वाली इस पार्टी ने 20 लाख रुपए उन्होंने अपनी पॉकेट से पे किया होगा इंश्योरेंस फ्रेट का, उससे अपने को मतलब नहीं। आगे क्या दे रखा है इन्होंने, if the sale to TPINC and MNINC are made on the FOB, the cost of freight and insurance would amounts to the 18 लाख। अब एक बात समझना, इन्होंने क्या बोला कि अगर इन दोनों कंपनी को भी अगर CIF की जगह अपन FOB पे सेल करते तो उस केस में क्या होता कि आगे वाले से हम कम चार्ज करते। कितना कम चार्ज करते, 18 लाख कम चार्ज करते, क्योंकि इनसे हम जो कम चार्ज करते वो 18 लाख कम चार्ज करते, बिकॉज 18 लाख है वो हमारा कॉस्ट आता है इंश्योरेंस एंड फ्रेट का। मींस इस कंपनी का जो कॉस्ट है वो 18 लाख आता है, इन दो ट्रांजेक्शन के केस में वो नहीं आ रहा है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन अगर इन दो ट्रांजैक्शन के केस में आ रहा है और इस ट्रांजैक्शन के केस में नहीं आ रहा है, आगे वाला खर्चा कर रहा है वो 20 लाख कर रहा है। आगे क्या दे रखा है देखिए बेटा, आगे दे रखा है इंडिया हैज अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई। The assessee has a policy for provide the after sale support service in tune of the 13 lakh to all the customer except LP Limited। मिस बेटा एक बात समझिए, इस LP Limited को ये आफ्टर सेल सर्विस भी नहीं दे रहे, LP लिमिटेड को ये आफ्टर सेल सर्विस भी नहीं दे रहे, बट बाकी जितने भी लोग हैं ना वो लोग क्या कर रहे हैं, 13 लाख का आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं लाइक यहां पे TPINC और MNINC है, इनको आफ्टर सेल सर्विस दिया होगा और यहां पे LP लिमिटेड है उसको आफ्टर सेल सर्विस नहीं दिया होगा। वो LP लिमिटेड ने खुद ही वहां से कुछ प्रोक्योर कर लिया, कितने में 17 लाख में, हमको उससे मतलब नहीं, हम बाकी लोगों को जो देते हैं वो 13 लाख का आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। कंप्यूट द आर्म लेंथ प्राइस फॉर द सेल्स मेड टू द LP लिमिटेड एंड द अमाउंट ऑफ कॉन्सिक्वेंटल इंक्रीमेंट्स इफ इन द प्रॉफिट ऑफ द असेसी कंपनी। तो एक चीज समझना, यहां पे कौन सी मेथड लग रही है, यहां पे लग रही है कप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड क्यों लगती रही है, क्योंकि आप एक बात बताइए, यहां पे आपको कंपेरेबल ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, आपको यहां पे कंपेरेबल ट्रांजैक्शन दे रखे, ऑब्वियसली कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस है, बट वो फंक्शनल डिफरेंसेस के बेसिस पे हमको यहां पे कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, बट आपको कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन दे रखे हैं जो कि TPINC के साथ है एंड MNINC के साथ में। एक चीज समझना, जब भी कप मेथड की बात होती है तो कप मेथड में जो क्वेश्चन चालू होगा ना, वो क्वेश्चन हमेशा अनटेंटेड प्राइस से चालू होगा। अनटेंटेड का मतलब होता है अनबायस प्राइस से, अनबायस का मतलब होता है जो तुम्हारी अनकंट्रोलेबल ट्रांजैक्शन है ना, ये अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन है, उसमें जो प्राइस चार्ज होती है उससे चालू होगा। लेकिन एक बात समझना, यहां पे तो दो आर्म लेंथ प्राइस आ जाएगी। अब एक बात समझिए, जब आपके पास दो आर्म लेंथ प्राइस आती है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये ठीक है उसका एवरेज ले लेंगे। जब भी एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आती है तो उसमें अपन एवरेज ले लेते हैं। और एक चीज समझना, अगर आपकी आर्म लेंथ प्राइस 6 या उससे ज्यादा आती है तो आपको पता रहेगा वो रेंज कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इफ यू आर गेटिंग द 6 और मोर देन आर्म लेंथ प्राइस तो वहां पे रेंज कॉन्सेप्ट लग जाएगा। लेकिन यहां पे आपके पास दो आर्म लेंथ प्राइस आएगी, एक तो TINC वाली और एक तुम्हारा MNINC वाली, दो आर्म लेंथ प्राइस है वो आर्म लेंथ प्राइस आएगी। क्योंकि आपने ये 9.5 करोड़ जो सेल चार्ज किया ना, दिस इज द रॉन्ग, क्योंकि यहां पे टेंटेड है, बिकॉज ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, ये एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में है, तो यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन देयर इज अ मिसयूज, यहां पे मिसयूज हो सकता है। तो यहां पे हम आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, पहले दोनों आर्म लेंथ प्राइस निकाल देते हैं और उसके बाद में हम उसका एवरेज ले लेंगे। तो चलिए हम चालू करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन कैसे चालू करेंगे, तुम्हारे अनकंपेरेबल ट्रांजैक्शन, सॉरी कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन कौन कौन से, एक तो TPINC वाला है और एक MNINC वाला है। और TPINC से कितना हम चार्ज कर रहे हैं 10.5 और इससे कितना चार्ज
चार्ज कर रहे हैं 11, तो मैंने यहां पे ले लिया सबसे पहले इससे 10.5 चार्ज कर रहे हैं, इससे 11। हमेशा क्वेश्चन जो चालू होगा वो आपकी अनकंट्रोल्ड प्राइस से चालू होगा, जिस पे बायसनेस नहीं है, वो प्राइस से आपको हमेशा आर्म लेंथ प्राइस निकालने का। अब एक बात समझना, ये दोनों ट्रांजैक्शन जो है मींस ये तीनों ट्रांजैक्शन जो है, ये तीनों ट्रांजैक्शन सेम तो है, लेकिन इसमें एक फर्क है। क्या फर्क है कि चलिए एक बात बताइए, इनको हम जो सेल कर रहे हैं वो सीआईएफ पे कर रहे हैं और इसको हम सेल कर रहे हैं वो एफओबी पे कर रहे हैं। मींस इसमें हुआ क्या कि जब आप सीआईएफ पे सेल कर रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा अपनी पॉकेट से पे करना है और यहां पे आगे वाला खुद ही पे कर रहा है। तो एक बात बताओ, यहां पे जो है वो अपनी पॉकेट से पे करना है और यहां पे वो आगे वाला खुद कर रहा है। तो एक काम करते हैं ना अपन, यहां पे इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा अगर आपको आर्म लेंथ प्राइस निकालनी है, दोनों को कंपेयर करना है, तो आप क्या करेंगे, फंक्शनल डिफरेंसेस के एडजस्टमेंट करेंगे। तो एक काम करो ना, यहां पे हमारा कितना इंश्योरेंस एंड फ्रेट लग रहा है, तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट जो लग रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन और इस ट्रांजैक्शन में हमारा इंश्योरेंस एंड फ्रेट है वो आपका 18 लाख लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अगर इन दोनों ट्रांजैक्शन को मुझे कंपेयर करना है तो मैं 18 लाख लेस कर दूंगा, मैं 18 लाख है वो लेस कर दूंगा। क्योंकि एक बात बताइए, यहां पे हुआ क्या कि कोई ऐसा बायर है जहां पे आप सीआईएफ पे सेल कर रहे हो, मींस यहां पे इंश्योरेंस एंड फ्रेट हम दे रहे हैं, इस वाले ट्रांजैक्शन में जो है वो खुद आगे वाला देगा। तो एक बात बताइए, जब हम यहां पे दे रहे हैं, चलो हम एक काम करते हैं, दोनों को एक लेवल पे कंपेयर करते हैं। तो जब एक लेवल पे कंपेयर करेंगे, जब फंक्शनल डिफरेंसेस के एडजस्टमेंट करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इन ट्रांजैक्शन में आपका 18.5 लाख है, सॉरी 18 लाख है, वो मैं यहां पे लेस कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहला तो मैंने क्या किया, इन दोनों के केस में 18 लाख है वो मैंने लेस कर दिया। अब एक और चीज समझना, यहां पे क्या हो रहा है, इन दोनों को आप सेल्स आफ्टर सपोर्ट आफ्टर सेल्स भी दे रहे हो और इसको नहीं दे रहे हो। तो जब नहीं दे रहे हो, चलो एक काम करो, कंपेयर करने के लिए इसका वो भी हटा दो, इन दोनों ट्रांजैक्शन में वो भी हटा दो और आपका सेल्स आफ्टर जो सपोर्ट है उसमें आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 13 लाख आ रही है, योर कॉस्ट इज 13 लाख। चलिए इसको भी हटा देते हैं, तो इसको भी हमने यहां से हटा दिया, इसको भी एडजस्टमेंट को हटा दिया। तो मैं बताऊं, इतना तो चार्ज करना चाहिए एटलीस्ट 10.19 एंड 10.69, दैट इज योर टू आर्म लेंथ प्राइस। तो एटलीस्ट इतना तो चार्ज करना चाहिए था, इससे आप तो ओनली 9.5 चार्ज कर रहे हो, तो ये तो गलत है। तो एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, आर्म लेंथ प्राइस जब एक से ज्यादा आती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं। तो मैंने एवरेज आर्म लेंथ प्राइस निकाला, दैट इज द 10.44 करोड़। 10.44 करोड़ इज द एवरेज आर्म लेंथ प्राइस। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर वो 3% का टॉलरेंस बैंड मिलेगा या नहीं, नहीं मिलता। जब भी बेटा ध्यान रखना, अगर यहां पे एनजे में लोकेटेड कोई पर्सन है, उसके साथ में ट्रांजैक्शन करते हो तो ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा और डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। और यहां पे जो टॉलरेंस बैंड मिलता है 3% और 1% वाला, होलसेल के केस में 1%, अदरवाइज 3% वाला, वो टॉलरेंस बैंड भी आपको यहां पे नहीं मिलेगा। जो टॉलरेंस बैंड है वो टॉलरेंस बैंड भी आपको यहां पे नहीं मिलेगा। टॉलरेंस बैंड इज नॉट अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर केस। अब एक बात बताइए, आपने जो सेल करना चाहिए था वो कितने पे करना चाहिए था, 10.44 पे सेल करना चाहिए था। मींस यहां पे जो प्राइस है ये आपकी 9.5 है, ये गलत है, 9.5 गलत है, आपने कम चार्ज किया। यहां पे 10.44 है, इतने में सेल करना चाहिए था, आपने सेल 9.5 पे रिकॉर्ड किया। तो आप एक काम करिए, 10.44 माइनस 9.5 को आप लेस कर दीजिए, तो आपका 0.94 मींस आपका 94 लाख है, इतने का आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट हो जाएगा। इतने का आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट हो जाएगा। मींस इति लिमिटेड का प्रॉफिट आपको इतने से बढ़ाना है, कितने से बढ़ाना है, 0.94 से बढ़ाना है। तो कप मेथड में हमेशा क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस में कितना चार्ज हो रहा है, कितना पे होता है वो ले लीजिए, और दोनों ट्रांजैक्शन के बीच में जो फंक्शनल डिफरेंसेस है उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट कर लीजिए, आपको आर्म लेंथ प्राइस मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी बढ़िया था क्योंकि इसमें एनजे वाला कांसेप्ट था, कप मेथड था, मल्टीपल आर्म लेंथ प्राइस थी, उसका एवरेज लेने वाला कांसेप्ट था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो चलिए ये हो जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सेक्शन 94B से है, दैट इज द इंटरेस्ट का लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेक्शन 94B। 94B जो है ये आपका इंटरेस्ट का लिमिटेशन होता है कि इंटरेस्ट आप इससे ज्यादा नहीं दे सकते अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को, और एसोसिएट एंटरप्राइज को जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में ये सेक्शन लगती है और इंटरेस्ट पे एक लिमिटेशन लगता है। और इंटरेस्ट पे लिमिटेशन कब लगता है, जब आप एसोसिएट एंटरप्राइज को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब एक बात समझना, एसोसिएट एंटरप्राइज को जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ही ये सेक्शन लगती है। तो चलिए यहां पे क्या दे रखा है, that is the Rhythm Limited provide you the profit and loss account for the financial year 2021 and financial year 21-22। तो 2 ईयर का आपको P&L दे रखा है। सबसे पहले यहां पे अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 का देखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है दोनों ईयर का, उसके साथ साथ में आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दे रखे हैं दोनों साल के, इंटरेस्ट पेड टू द MTINC दे रखा है करके, ठीक है, डेप्रीशिएशन दे रखा है, इनकम टैक्स दे रखा है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व है वो आपको दे रखा है। तो यहां पे आपको ये डिटेल्स दे रखी है। अब एक चीज समझना, ऑन 23 जून 2020 दैट इज लास्ट ईयर 2021,
Rhythm Limited is Indian company borrowed the 120 crore from the MTINC. MTINC, a company incorporated in the country M. तो country M में कोई company incorporated, वहां से आपने borrow किया 120 करोड़ का. The loan is repayable over the period of the 4 year. 4 year में इसको repayment करेंगे. This loan is guaranteed by the Light Limited, a company incorporated in country Y. Light Limited hold the 36% share in the Rhythm Limited. तो यहां पे एक चीज समझना, आप एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन नहीं ले रहे, आप लोन ले रहे किसी आउटसाइडर से, बट आपका एसोसिएट एंटरप्राइज उसका गारंटी देता है, तो भी ये सेक्शन लगेगी. इफ लोन इज टेकन फ्रॉम एनी अदर पर्सन और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल, एंड आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज ने या तो उसका गारंटी दिया है या एसोसिएट एंटरप्राइज ने सेम अमाउंट, मैचिंग अमाउंट है वहां डिपॉजिट कराया है, तो ये माना जाएगा कि आपने जो लोन लिया हुआ है वो आपके एसोसिएट एंटरप्राइज से ही लिया हुआ है, और ये वाला कॉन्सेप्ट है यहां पे लग जाएगा. अब एक चीज समझना, कैलकुलेट द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी. PGBP, calculate the income under the head PGBP from the business and profession of the Rhythm Limited for the assessment year 22-23, assuming that gross profit is calculated as per the provision of Income Tax Act only and depreciation is also as per the income tax rules only. Give appropriate reason for your working. Assume none of the companies is engaged in the business of banking. अब एक चीज समझना, बिकॉज अगर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बिजनेस में हो तो 94B का लिमिट नहीं लगता. एक चीज समझना, इंटरेस्ट कितना अलाउ होता है, तो आपको पता रहेगा जब एसोसिएट एंटरप्राइज से आप लोन लेते हैं तो उस केस में आपका इंटरेस्ट का एक लिमिटेशन होता है. इंटरेस्ट डिसअलाउड कितना होता है, तो मैं यहां पे आपको एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं एक्सेस इंटरेस्ट आपका डिसअलाउड होगा. एक्सेस इंटरेस्ट है वो एक्सेस इंटरेस्ट आपका डिसअलाउड हो जाएगा. अब एक बात समझना, एक्सेस इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक्सेस इंटरेस्ट आपका डिसअलाउड होगा. एक्सेस इंटरेस्ट के लिए आपको क्या करने का, पहले आप ले लीजिए टोटल इंटरेस्ट, आप ले लीजिए टोटल इंटरेस्ट और माइनस कर दीजिए 30% ऑफ ईबीआईटीडीए. ईबीआईटीडीए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एंड सेकेंड इज योर इंटरेस्ट टू एसोसिएट एंटरप्राइज. इन दोनों में से विचएवर इज लोअर आएगा ना, दिस लोअर विल बी योर डिसअलाउड इंटरेस्ट. लोअर विल बी योर डिसअलाउड इंटरेस्ट. तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं टोटल इंटरेस्ट कितना है. तो मैं आपको बताऊं, पहले अपन एक काम करेंगे, पहले सबसे पहले प्रीवियस ईयर 2021 की बात करेंगे. तो अगर मैं प्रीवियस ईयर 2021 की बात करूं तो प्रीवियस ईयर 2021 में मुझे एक बात बताइए, आपने टोटल इंटरेस्ट कितना दे दिया था, तो टोटल इंटरेस्ट आपने MTINC को दिया था 562 लाख रुपए, अमाउंट ऑल अमाउंट्स इन द लैक्स. तो आपका यहां पे 562 लैक्स है, इसमें से 30% ऑफ ईबीआईटीडीए करिए. तो 30% ऑफ ईबीआईटीडीए आप कैसे करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा, उसमें से आपका क्या क्या चीजें आपको लेस करनी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन. तो एक बात समझिए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये तो अपन लेस करेंगे, उसके बाद में इंटरेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट है, बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर टैक्स, बिफोर ट्रांसफर टू रिजर्व, दैट इज अमोर्टाइजेशन. तो आप एक काम करिए, ओनली 390 को लेस कर दीजिए. तो मैं बताऊं 2030 में से आप 390 लेस कर देंगे तो आपका ईबीआईटीडीए आ जाएगा 1640. अब एक काम करिए, 1640 का आप कर दीजिए 30%, तो 1640 30% कम्स टू द 492. अब आप एक काम करिए, यहां पे 562 में से 562 माइनस 492, सो रिमेनिंग इज योर 70. एक बात बताइए, 70 एंड इंटरेस्ट टू एसोसिएट एंटरप्राइज इज 562, विच एवर इज लोअर कम्स टू द 70. तो 70 का इंटरेस्ट है वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा इन दिस ईयर. 70 का इंटरेस्ट डिसअलाउड हो जाएगा, तो रिमेनिंग इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा. रिमेनिंग इंटरेस्ट है वो आपका अलाउ हो जाएगा. तो आपका पीजीबीपी का इनकम कितना आएगा, तो मैं बताऊं यहां 562 में से आपका 70 का डिसअलाउड होगा. सो 562 माइनस 70 इट्स कम्स टू द 492. इन सिंपल वर्ड आई कैन से दैट हियर 492 विल बी अलाउड इन द करंट ईयर. सो व्हाट विल बी योर पीजीबीपी इनकम, कैन आई से दैट 2030 माइनस 390 माइनस that is the 492 and minus depreciation also allowable. Answer is yes, 250. depreciation भी अलाउ हो जाएगा. इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता इनकम टैक्स में, और प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व ये कोई अलाउ नहीं होता. तो आपका 898 का पीजीबीपी का इनकम इस साल में आ जाएगा. तो इन दिस ईयर योर पीजीबीपी इनकम विल बी 898. they have not calculated, they have not calculated or what? Okay, they have not calculated, but if you wish to calculate the income na, then it will be a 890 898 will be your PGBP income.
here they have, I think, not calculated, because directly here they have started with the next year calculation. So in this year I can say that 898 का आपको PGBP का इनकम आ जाएगा, और आपका इंटरेस्ट डिसअलाउड कितना होगा, 70 का इंटरेस्ट है, ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा इस ईयर में, और ये 70 का इंटरेस्ट है आपका इस साल में डिसअलाउड होगा. इट विल बी कैरी फॉरवर्ड, इट विल, ओ सॉरी, बिकॉज दे मेंशन दैट यू हैव टू कैलकुलेट द PGBP इनकम ओनली फॉर द असेसमेंट ईयर 20 to 23, मींस करंट ईयर का बिजनेस का इनकम निकालना है, इसके लिए नहीं निकाला. बट एक बात समझना यहाँ पे मैं बताऊं, 70 का जो आपका इंटरेस्ट है दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर. नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर के लिए आपका 70 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. अब एक बात बताइए, नेक्स्ट ईयर क्या होगा? तो नेक्स्ट ईयर वापस आप यही फॉलो करेंगे. क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर में? आपका प्रीवियस ईयर 21-22. तो प्रीवियस ईयर 21-22 में एक चीज समझना, सबसे पहले आपको लेना है टोटल इंटरेस्ट, और माइनस आपको करना है 30% ऑफ EBITDA. अब एक बात समझिए, और दूसरा क्या लेंगे, इंटरेस्ट टू एसोसिएट एंटरप्राइज. एक बात समझिए, नेक्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट कितना है? नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका 389 है, लेकिन एक बात बताओ, लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड कितना है? 70. वो भी आप यहां पे इंक्लूड करेंगे. लास्ट ईयर का जो आपका 70 कैरी फॉरवर्ड था वो भी आप इंक्लूड करेंगे. तो आप क्या करेंगे, 389 प्लस योर 70 कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर. सो यहां पे मैं लूंगा 389 प्लस 70, एंड इंटरेस्ट टू एसोसिएट एंटरप्राइज 389 प्लस 70. सो प्लस 70 में प्लस 70 लास्ट ईयर वाला कैरी फॉरवर्ड था वो इस साल ले लूंगा, माइनस 30% ऑफ EBITDA. अब एक बात समझिए, EBITDA आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1780 माइनस आप 402 कर दीजिए. तो 1780 माइनस आप 402 करेंगे तो इट्स कम्स टू द 1378 आया. हाँ, 1378. सो 1378 इज योर EBITDA, multiply by 30%, it comes to the 413.4 आया. So 413.4 आया, and second is, so how much is remaining amount? So can I say that 389 plus 70, it comes to the 459 minus 413.4. So can I say that here 45.6 will be disallowed? 45.6 will be disallowed, and guys, that obviously this amount is higher. So 45.6 is disallowed, and it will be carry forward for the remaining 7 year. Why remaining 7 year? Because last year that interest was 70. Here I have included the 70 here. Here I have included the 70. So out of 70, can I say that remaining is set up in current year, and remaining, like out of 70, that some amount is set up in current year, and remaining will be carry forward. So here 45.6 will be disallowed in this year. So can I say that out of 70 minus 45.6, so 24.4 is allowed in the current year, and remaining will be carry forward for the next year. Remaining is going to be carry forward for the next year. तो यहां पे आप देखेंगे 45.6 है, इतने का इंटरेस्ट आपका डिसअलाउड होगा, जो कि आप अगले 7 साल तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे. लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड इंटरेस्ट कितना था? 70 था. अब 70 में से आपका 24.4 है वो दिस ईयर में सेट अप हो गया, और रिमेनिंग योर 45.6 विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो आप यहां देखेंगे, पहले थ्योरी आपको लिखना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो आप यहां पे देखेंगे तो 24.40 है वो इस साल में सेटअप हो गया, और रिमेनिंग जो है दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 7 more assessment year, subsequent assessment year. You got my point or not? Yes. और यहां पे फिर आपको इस बार से इनकम PGBP का निकाला गया है. This is the question is related to the interest deduction. Done. Now next question is related to the NR topic. अब एक चीज समझना, यहाँ NR topic के केस में क्या है, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. लॉर्ड्स INC, अ ब्रिटिश कंपनी, रिसीव्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 अ इनकम बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विस ऑफ रुपीज 3.2 करोड़ फ्रॉम द यमुना लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी, इन परसुएंस ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द यमुना लिमिटेड एंड लॉर्ड्स INC एंटर इनटू द ईयर 2012, which is approved by the central government, and expenses incurred for earning such income is at 28 lakh. Examine the taxability of above sum in hands of the Lords INC as per the provision of the Income Tax Act 1961 and the requirement, if any, to file the income tax return or not, assuming that Lords INC does not have a permanent establishment in India. एक चीज समझना, एक सेक्शन हुआ करती है 115A. 115A ये बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है, उसको इंडिया से क्या मिलता है, या तो रॉयल्टी मिलता है या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है. और अगर इस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई भी पी नहीं है, इस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का कोई भी इंडिया में पी नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, एंड व्हेन दे आर नॉट हैविंग द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड इफ दे आर गेटिंग द रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 10%. गाइस, 10% ग्रॉस रॉयल्टी टैक्सेबल होगा, मींस दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%. 10% की रेट से आपका जो ग्रॉस रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा. उसके सामने कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा. और एक और अमेंडमेंट ये था कि इनको अपना रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है अगर वो 10% से टैक्सेबल हो गया. लेकिन ये 115A
सेक्शन तभी लगेगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट को अप्रूव किया है। तो देखिए आप एक काम करिए, यहां से फिर सेकंड क्वेश्चन चालू हो जाता है। आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। वेयर लॉर्ड्स आईएनसी अ ब्रिटिश कंपनी डज नॉट हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, in this case the Lord INC would be eligible for a concessional rate of 10% plus surcharge 2% plus 4% health and education cess because income is more than 1 crore of 3.2 crore under section 115A on the fees for technical service received from the Yamuna Limited, a Indian company, since the same in pursuance of agreement on or after so and so date and which has been approved by the central government. No deduction however would be allowed in respect of expenditure of 28 lakh incurred to earn such income. If the tax deductible at the source of 10.608% has been fully deducted, Lords INC need not be required to file the return of income under section 139 for the assessment year 20 to 23. अब यहां पे एक चीज समझना, अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो लॉर्ड आईएनसी जो फॉरेन का कंपनी है, अगर उसका इंडिया में पी होता तो क्या होता। एक बात समझना, अगर इंडिया में पीई होता है ना, तो उस केस में क्या करते हैं हम, पी का इनकम वैसे कैलकुलेट करते हैं जैसे इंडिया में कोई पर्सन है उसकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, और रॉयल्टी जो है वो नॉर्मल बिजनेस इनकम मानी जाती है। नॉर्मल बिजनेस इनकम कैलकुलेट करेंगे, जो भी उनके इनकम हुई क्रेडिट साइड में जाएगी, जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट साइड में आएंगे, और उसके बाद में उसको नॉर्मल इनकम निकाल के और नॉर्मल रेट से टैक्स लगाएंगे। और यहाँ पे फॉरेन कंपनी है तो उस केस में आपका 40% की रेट से टैक्स लग जाएगा। जब यहाँ पे फॉरेन कंपनी है तो आपका 40% की रेट से टैक्स लग जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। If Lord INC has a permanent establishment in India and the contract or agreement with the Yamuna Limited is for rendering the technical services effectively connected with such PE in India, if they are having the PE in India, then section 115A is not applicable. Examine the taxability based on the following details providing related to the previous year 21-22. तो यहाँ पे Lords Limited को इस साल में क्या क्या मिला, तो देखिए अगर उनका इंडिया में PE है, fees for technical service received from Yamuna Limited 3.2 crore. Expenses incurred for earning such income is 28 lakh. Also they receive fees for technical service received from any other Indian companies in pursuance of approved agreement entered into between 2006 to 2010 is 2 crore. Expenses incurred for earning such income is 21 lakh. अब एक बात समझना, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, expenses not wholly and exclusively incurred for the purpose of such PE in India. एक बात बताओ, यहाँ पे इंडिया में एक सेक्शन होती है 44DA, 44DA बोलती है कि इंडिया में जितने भी आप खर्चे करोगे वो अलाउ होंगे, लेकिन एक तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई खर्चा ऐसा जो एक्सक्लूसिवली उस पीई से रिलेटेड नहीं है तो ये खर्चा अलाउ नहीं होगा। So this expenditure is not allowed. And second, amount paid to the P to the HO not being in the nature of reimbursement of expenditure, ये भी अलाउ नहीं होता। तो अगर P ने क्या किया, HO को कुछ पेमेंट किया या फिर मान लो किसी और PE को पेमेंट किया, तो that expenditure is not allowed under the head business due to section 44DA। तो 44DA के हिसाब से दो एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होंगे, एक तो होली और एक्सक्लूसिवली इंडियन PE से रिलेटेड नहीं है, और दूसरा अगर PE ने HO को या फिर PE ने क्या किया, किसी दूसरी PE को कोई एक्सपेंडिचर पे किया है, तो ये आपका अलाउ नहीं होगा। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, यहाँ पे 3.2 करोड़ एंड 2 करोड़ आपका इनकम बन जाएगा, और उसमें से आपका 28 लाख एंड 21 लाख है, ये डिडक्शन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टैक्स रेट क्या लगेगी, जो भी इनकम रहेगा उस पे आपका 40% की रेट से टैक्स लग जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, Since the Lords INC carrying a business through the PE in India in pursuance of agreement with the Yamuna Limited or other Indian companies entered into on or after 31st March 2003, and the income by way of fees for technical services effectively connected with PE in India as per section 44DA, such income shall be computed under the head PGBP in accordance with the provision of the Income Tax Act 1961. Accordingly, the expenses of 49 lakh, 28 lakh and 21 lakh incurred for earning fees of the technical service of 5.2 crore, that is 3.2 and 2 crore, is allowable as deduction therefrom. However, expenditure of 8 lakh which is not incurred wholly and exclusively for the business of PE and the amount of 14 lakh paid by PE to HO is not allowed as deduction. Lords INC is required to maintain books of accounts under section 44AA and get the same audited under section 44AB and furnish a report before the specified date, that is 1 month before the due date of the return filing. You got my point or not? Yes. यहाँ पे अगर आपको टैक्स निकालने को बोला है, आप टैक्स भी निकाल सकते हैं। टैक्स कैसे निकालेंगे कि जो भी आपका इनकम रहेगा 3.2 करोड़ एंड 2 करोड़ टोटल कम्स टू 5.2 करोड़ माइनस ये एक्सपेंडिचर को लेस कर दीजिए, जो भी बचेगा उस पे आपका 40% की रेट से टैक्स आ जाएगा, प्लस आपका सरचार्ज, प्लस आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 इज रिलेटेड टू द आपका क्वेश्चन नंबर जो 18 है दैट इज रिलेटेड टू द आपका एक केस लॉ से रिलेटेड है, पेप्सी फूड्स वाला। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं।